आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं उसकी मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं। जब चिराग पासवान ने बिना तैयारी किए हुए भी 100 कैंडिडेट खड़ा कर दिए, तो आप देखिए कि कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000, ऑलरेडी ये तो साइन 20 में ही दिख गया था। लालू के राज में जैसे अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज। लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बिहार जैसे राज्य में 10% वोट लेने में भाजपा को 20 बरस लगे हैं। किसी नहीं नया मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब नीतीश कुमार ही बनेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। ओके। एक फिल्म आई थी पीके, अभिनेता थे आमिर खान। उन्होंने जो गॉड के प्रचलित मुहावरे हैं और जो गॉड के बिचौलियाँ यानी कि भगवान के जो बिचौलिए हैं उनको चुनौती दी। प्रशांत किशोर यानी पीके बिहार में जो सत्ता के राजनीति के इस्टेब्लिश मठाधीश हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। और हमारे साथ हैं पीके, प्रशांत किशोर, तो इनसे ही जानते हैं कैसे चुनौती दे रहे हैं। तो प्रशांत जी, आपकी अभी तक की लर्निंग क्या है बिहार को लेके? चूँकि आप काफ़ी दिनों से बिहार में पदयात्रा पे हैं, एक्टिव हैं। बिहार की जनचेतना को लेके एक जो इस्टेब्लिश कंसेप्शन है उसको लेके आपकी लर्निंग क्या रही है इन सालों में? नहीं, लर्निंग ये है कि जो बिहार को लेकर लोगों की अवधारणा है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो लोग जाति पर ही वोट देंगे, लोग यहाँ पर लालू नीतीश को आगे नहीं देख सकते हैं। इन बातों को जब आप ज़मीन पर जाकर देखते हैं और फॉर दैट मैटर अगर आप डेटा को भी ध्यान से, फैक्ट्स को भी एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ अवधारणाएँ हैं। ऐसा नहीं है कि इन अवधारणाओं के पीछे कुछ तथ्य नहीं, कुछ तथ्य है लेकिन वो पूरा तथ्य नहीं है। जैसे एक बात लोग बताते हैं बिहार के बारे में कि बिहार में तो सब कुछ जाति पर ही होता है। बिल्कुल। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न भी करूं तो ये उनको पूछता हूं कि अच्छा ये बताइए कि आप तो बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जानते हैं कि बिहार में सब जाति पर होता है, तो बिहार में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कहता हाँ, मोदी जी को बहुत लोग वोट देते हैं। तो मेरा फिर दूसरा सवाल होता है कि ये बता दो कि बिहार में मोदी जी की जाति का कितना आदमी रहता है? बिहार में मोदी जी की जाति का तो एक आदमी भी नहीं रहता है। बिल्कुल। तो अगर हर व्यक्ति जाति के नाम पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को वोट दिया किसने? इसी तरीके से मैं पूछता हूँ, अच्छा तुम बात करते हो MY समीकरण की कि मुसलमान जो है वो लालू जी को वोट देता है, तो मुसलमान की जाति और लालू जी की जाति तो एक नहीं है। तो तुरंत कहेगा कि नहीं वो तो भाजपा के डर से देता है, या मोदी जी को इसलिए देता है कि राष्ट्रवाद का मामला है, हिंदू मुसलमान है। भाई कुछ भी है, जाति तो नहीं है। तो कई बातें जो लोगों के आंख के सामने है लेकिन अवधारणा इतने लंबे समय तक चल गई है कि लोग सामने दिख रहे तथ्य को भी नहीं मानते हैं। दूसरी, जैसा एक और एग्जांपल मैं आपको, जो लोग बताते हैं यहाँ तो कुछ बदल नहीं सकता है, यहाँ तो लालू नीतीश ही रहेंगे, दो ही धारा है। लोग बिल्कुल ही तथ्य को नहीं देख रहे हैं। लालू जी पूरे अपने जीवन काल में, अपने पूरी राजनीतिक जीवन काल में लालू जी बिहार में सिर्फ एक ही बार चुनाव जीते हैं, वो है 1995 में, जब उनको पूरी उनके दल को बहुमत की सरकार मिली, बहुमत की सरकार बनी। बाकी सारे टाइम वो किसी न किसी दल के बैसाखी पर उन्होंने शासन किया है, ज़्यादातर समय कांग्रेस की मदद से किया है। लेकिन बिहार की जनता के नज़रिए से अगर आप समझिए तो एक बार जब उनको बहुमत मिला, जब लालू जी गरीबों के नेता थे, वो अगड़े पिछड़े की बात नहीं थी, जब लालू जी को बिहार के गरीबों ने अपना गरीबों का नेता बनाया तो उनको अप्रत्याशित सफलता मिली। लेकिन वही लालू जी जब चारा घोटाला में उनका नाम आ गया, जब उनके राज्य में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, सबको, समाज के बड़े वर्ग को जंगल राज दिखने लगा, तो लालू जी चाहे जितने बड़े नेता बन गए हों, जितना तिकड़म लगा ले, 95 के बाद आज तक लालू जी को बिहार का नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला। लोग जो समझते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, ऐसी बात नहीं है। अब आप देख लीजिए नीतीश कुमार का, लोग कहते हैं भैया कुछ भी हो नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार में तो कुछ बदल नहीं सकता। मेरे भाई, नीतीश जी को उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली 2010 में, जब उनके 25 में 23 सांसद जीते और 117 विधायक उनके जीते। तब उनकी छवि थी सुशासन की। 2005 से 10 के बीच इसी बिहार की गरीब और अनपढ़ सो कॉल्ड जातियों में बटे हुए जनता को लगा कि एक आदमी आया है जो सुधार कर रहा है।
तो उसने नीतीश कुमार को 206 सीट जिताया, जदयू को 117 और 23 सांसद। आज वही नीतीश कुमार हैं। जब कोविड के दौरान लोगों ने देखा, सुशासन का पोल खुल गया, तो नीतीश कुमार वही हैं। आज उनको 42 विधायक हैं और सांसद के तौर पर 12 हैं। कुछ लोग ये कहेंगे आपको तुरंत कि नहीं, वो तो 42 इसलिए है कि चिराग ने वोट काट लिया। उनको कोई ज्ञान नहीं। मान लीजिए कि चिराग ने नीतीश जी का वोट काट लिया। अगर चिराग ने नीतीश का वोट नहीं भी काटा होता तो 60-70 सीट आता, 117 तो नहीं आता। दूसरी बात, भाजपा के लिए 2010 में इसी भाजपा को 101 सीट ये लोग चुनाव लड़े थे, 91 सीट ये लोग जीते थे। मतलब उनका स्ट्राइक रेट था 91, 90%। वही भाजपा जब 2020 में चुनाव लड़ी और कोविड के मिसमैनेजमेंट में नीतीश के साथ वो भी भागीदार थे, और उनके खिलाफ, याद रखिए, चिराग पासवान या कोई वोट नहीं काट रहा था, फिर भी 110 सीट लड़कर उनको सिर्फ 72 सीट मिला। उनका स्ट्राइक रेट था 60। तो जो लोग ये अवधारणा बनाकर बैठे हैं कि बिहार में तो कुछ नहीं हो सकता है, बिहार के लोग तो मूर्ख हैं, बिहार के लोग तो जातियों के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं, ये बिहार के प्रति कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह को दिखाता है। क्योंकि मेरे भाई, जाति कहाँ नहीं है? क्या लिंगायत बोका लिग्गा बिहार में रहते हैं? क्या पटेल क्षत्रिय बिहार में रहते हैं? क्या खाम थ्योरी गुजरात में बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी? क्या कम्मा रेड्डी आंध्र प्रदेश में नहीं है? क्या बनियार्स की राजनीति तमिलनाडु में नहीं होती है? क्या मराठा कुंबी महाराष्ट्र में राजनीति के पहलू नहीं है? जाति जो है वो समाज की एक बड़ी सच्चाई है। इसलिए जो भी समाज की सच्चाई होगी वो राजनीति में भी एक उसका महत्व होगा। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। ना महाराष्ट्र में है, ना गुजरात में है, ना बिहार में है। लेकिन चूंकि हम लोग पीछे छूट गए हैं विकास की इस दौड़ में, तो जो भी यहाँ बैठता है कहता है बिहार में तो कुछ नहीं हो सकता है, बिहार में तो लोगों को समझ नहीं है, बिहार के लोग तो अनपढ़ हैं, बिहार के लोग तो जातियों में बटे हैं। मेरे भाई, अगर बिहार के लोग जातियों में बटे हुए हैं तो महाराष्ट्र के लोग भी उतने ही जातियों में बटे हुए हैं, कर्नाटक के लोग भी उतने ही जातियों में बटे हुए हैं, आंध्र में भी उतनी ही जाति का महत्व है। इसलिए बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह को हटाइए। ये ठीक बात है कि हम लोग उन राज्यों के मुकाबले पीछे हैं, उसके लिए हम लोग को प्रयास की जरूरत है, बेहतर विकल्प की जरूरत है, बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। लेकिन बिहारियों के प्रति ये जो पूर्वाग्रह है कि यही लोग हैं जो जाति के नाम पर ही सब करते हैं, इन लोगों को समझ नहीं है, राजनीतिक तौर पर ये लोग बिल्कुल एक तरह से शून्य हो गए हैं, ये सब गलत बात है। कई लोग कहता है जनसुराज का वोट बैंक क्या है, तो मैं उसको कहता हूँ बिहार जनसुराज का वोट बैंक, बिहार का 60% से ज्यादा वो आबादी है जो बिहार में बदलाव चाहता है, जो लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू नीतीश को वोट देते देते थक गया है, जो बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहता है, वो जनसुराज का वोट बैंक है। आपने कहा लर्निंग क्या रही? 2 अक्टूबर को दल बना, उपचुनाव में हम लोग गए, और जितनी लोगों की अपेक्षा, खासकर मेरी नाम की वजह से या जो मेरी पेडिग्री है, जैसा लोगों की अपेक्षा है कि भाई प्रशांत किशोर हैं तो इनके पास कोई जिन्न है कि बस आज जादू की छड़ी है, घुमाएंगे जाएंगे, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। लेकिन मेरी अपनी अपेक्षा के अनुसार भी रिजल्ट उससे थोड़े खराब आए। 10% हम लोग को वोट मिला। कुछ लोग कहता है भैया मुट्ठी खुल गई, तो मैं उसको कहता हूं भैया जब मुट्ठी खुली तो उसमें 10% वोट मिला उस पार्टी को जिसको कि 10 दिन पहले सिंबल मिला था। लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बिहार जैसे राज्य में 10% वोट लेने में भाजपा को 20 बरस लगे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा जो इतना दम्भ भरती है, बड़ा दल होने का, संगठन होने का, विचारधारा, मोदी, पैसा सब होने के बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया है, जदयू को 16% वोट आया है, कांग्रेस जब अकेले लड़ी तो 4%, पिछली बार गठबंधन में लड़े तो 9% वोट आया है। उसके मुकाबले 10 दिन पुराना दल जिसको 31 अक्टूबर को सिंबल मिला उसको 10% वोट मिला। ये हमारी लर्निंग रही, ये दिखाता है कि जनसुराज के नीचे ताकत क्या है। सिंबल का बड़ा महत्व है, ये आप लोग राजनीति करने समझने वाले लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि जनसुराज अच्छा है, जनसुराज को वोट देना है, लेकिन सिंबल तो पहुंचना पड़ेगा। इसका एक तथ्य देखिए, उसी के 1 महीने के बाद एक और चुनाव हुआ, MLC का चुनाव, जिसमें सिंबल नहीं है, नाम पर चुनाव है। उसमें जनसुराज को 22% वोट आया। जनसुराज दूसरे नंबर पर है, तीसरे पर कौन है? राजद, चौथे पर कौन है? NDA। हम लोग दूसरे नंबर के दल हैं। और अक्टूबर के बाद लेकिन उपचुनाव के नतीजों से जो हमने सीखा या जो हम सुधार करने में लगे हुए हैं
कि पदयात्रा से हम लोगों ने समाज में तो बहुत जागृति फैलाई, समाज को तैयार किया कि ना भाई बात तो अच्छा बोल रहे हैं, रास्ता तो यही है। लेकिन जो संगठन की जो ताकत है, दलगत संगठन की जो ताकत है, तो मेरा पिछला 4-5-6 महीना पूरा इसमें गया है कि संगठन की ताकत को बड़ा बनाया जाए, संगठन को बेहतर किया जाए, ताकि राजनीतिक समर्थन को वोट में बदलने का जो माध्यम है वो संगठन है। तो पूरी मेरी ताकत, जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो 2-2.5 बरस तक तो मैं गाड़ी पे बैठता नहीं था, पटना कभी आया नहीं, कोई बैठक की नहीं, गांव-गांव पैदल चले जा रहे हैं। अब अक्टूबर से लेकर अभी तक मेरी पूरी ताकत है संगठन बनाने पर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर हम बहुत मजबूत हैं, कमजोर हैं, उस पर आकलन हो सकता है, लेकिन बिहार के हर गांव, हर प्रखंड, हर पंचायत में अगर किसी एक दल का संगठन है, अच्छा हो कमजोर हो, तो वो जनसुराज का है। राजनीतिक संगठन आज बिहार में जनसुराज से बड़ा किसी का नहीं। जनरली जो पार्टियां होती है, आपको लगता है कि इंडिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सक्सेस हुई है जिस एक्सपेरिमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं हुई है, ये पहला प्रयास है, और इसलिए कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। लोग यहाँ तंग आ चुके हैं। जिन राज्यों में थोड़ा बहुत विकास हुआ है, वहां पर सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो आप लोग कॉमन सेंस, अगर आप बिहार को नहीं जानते हैं, तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन वाला राज्य 30 बरस की अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहेगा? लेकिन ये अगर उसके सामने विकल्प लेकिन नहीं था, ये बात तो 2020 में भी लोग कहते थे, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। और 20 में जब चिराग पासवान ने बिना तैयारी किए हुए भी 100 कैंडिडेट खड़ा कर दिए, तो आप देखिए कि कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000, ऑलरेडी ये तो साइन 20 में ही दिख गया था कि जो राजनीतिक छटपटाहट है विकल्प की, वो तो 20 में भी दिखा कि बिना किसी तैयारी के चिराग 10 दिन के तैयारी पर उन्होंने 100 कैंडिडेट खड़ा कर दिए। तो कोई कैंडिडेट उनको 2,000, 4,000 वोट नहीं आया, किसी को 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 तक वोट आया लोगों को। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2025 के चिराग पासवान हैं। देखिए, लोग तो कुछ कहेंगे, क्योंकि जब आप प्रयास इतना बड़ा कर रहे हैं तो लोग तो आपको कहेंगे, लोग तो आपको हतोत्साहित करेंगे। लेकिन जो मेरा बहुत भारी आलोचक है, वो भी ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर की राजनीति की और चुनाव की समझ नहीं है। बिल्कुल, ये तो नहीं कह सकता है। और मैं 2.5-3 बरस से अगर मैंने इतना सब कुछ अपना झोंका है, जीवन का सब कुछ दाव पर लगाया है, तो थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, और आपको दिखेगा अभी। अगर नहीं होता तो आखिर पक्ष विपक्ष, नेता और नेता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सब लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर को क्यों गाली दे रहे हैं? सारे लोग हम जनसुराज पर ही क्यों अटैक कर रहे हैं? सारे मीडिया के लोग हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं? अगर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, अगर हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आपने चिराग से तुलना की, कितने लोग चिराग के पार्टी पर उस समय आक्रमण कर रहे थे। आज आप जाइए, जिस किसी से बात कीजिए, भाजपाई हो तो, जदयू हो तब, कांग्रेस हो तब, राजद हो तब, ये एक ही आदमी को गाली दे रहे हैं, एक ही पार्टी को बोल रहे हैं, वो है जनसुराज। क्यों? वो इसलिए इन दोनों दलों को आदत लग गई है राजनीतिक मुफ्तखोरी की। इनको मालूम है कि हमने काम नहीं किया है। अगर आप नीतीश भाजपा से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि हमने काम नहीं किया है, आपको मालूम है कि नीचे असंतोष है, लेकिन आप इस भरोसे चुनाव लड़ते हैं कि अंत आते आते जनता कहेगी भैया कितना खराब है, लालू को तो नहीं दे सकते हैं, चलो इसी को दे देंगे। लेकिन इसी तरीके से इसी से एक सवाल निकलता है। राजद के लोग निश्चित तो जानता है कि मुसलमानों को उन्होंने कितना ठगा है। उनको मालूम है कि मुसलमानों को उन्होंने किरासन तेल बन के अपने लालटेन में रोशनी जलाई की है, लेकिन वो जान रहा है कि ये भाजपा का डर है कि भाजपा के डर से हमको देगा ही देगा। इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का जो रास्ता लोगों को दिख गया है जनसुराज, इसलिए इतनी छटपटाहट है। वोट और उसकी छटपटाहट नहीं है, ये जो रास्ता दिख गया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता ये नए विकल्प पर, नए रास्ते पर चल दे तो दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए दोनों ओर से, ऐसा नहीं कि हमको कोई राजद अटैक कर रहा है, क्या हमको कोई एनडीए वाले अटैक कर रहे हैं, जनसुराज को दोनों अटैक कर रहे हैं। इसी से एक सवाल होता है कि अमूमन देखा गया कि जो इंडियन वोटर है वो देखता है कि अच्छा पावर में कौन आ रहा है, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो स्विंग वाला वोटर है, वो अंत में जब दिखता है कि अच्छा ये तो पावर में नहीं आ रहे हैं, तो भाई जो पार्टी है जो पावर के नज़दीक है उसको वोट कर देता है। तो आप किंग होंगे, किंग मेकर होंगे या कहाँ होंगे? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसा नहीं, मतलब जो गहराई से राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ दो ही पार्टी के हिसाब से लोग सोचते हैं। पंजाब में 2017 में मैंने चुनाव कराया, अकाली दल इनकम्बेंट पार्टी थी।
आम आदमी पार्टी रिसर्जेंट न्यू पार्टी थी, ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जीती थी और हम लोग कांग्रेस की मदद कर रहे थे। त्रिकोणीय लड़ाई हुआ, उसमें कांग्रेस जीत कर आई। यूपी में लंबे समय तक भाजपा, बसपा और सपा 3 दलों के बीच में लड़ाई रहती है। तो ऐसा ये मान लेना कि हर जगह से, लेकिन ये सारे एस्टैब्लिश प्लेयर थे, कोई न्यू पार्टी? अरे भाई एस्टेब्लिश, किसी दिन तो नया प्लेयर था, किसी दिन तो बसपा नया प्लेयर था। 10-15 साल, 20 साल, 50 साल लगे। किसने कहा आपको? आम आदमी पार्टी 2017 में कितनी पुरानी पार्टी थी पंजाब में? कितनी पुरानी पार्टी थी आप बताइए? जिस दिन बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग दल बनाया होगा, उससे पहले तो कांग्रेस और लेफ्ट ही थे। ममता बनर्जी आई, जगह बनाया, जीत कर आई। जिस दिन जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी बनाया, उससे पहले तो वहां पर तेलुगु देशम और कांग्रेस की ही लड़ाई होती थी। वाईएसआरसीपी नई पार्टी जीत कर आई, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जिसने जब कभी शुरुआत की होगी तब तो नया होगा ही। बिल्कुल। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि नया आदमी कोई प्रयास नहीं कर सकता है, नए आदमी को सफलता नहीं मिल सकती? हाँ, ये जरूर है कि नए दल को एस्टेब्लिश होने में उसको ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, और कन्वेंशनल विजडम है कि भाई थोड़ा समय तो लगेगा। बिल्कुल हम लोग को भी लग रहा है 3 बरस, लेकिन 3 बरस में हमने उतनी मेहनत की है जितना लोग 10 बरस में करते हैं। और 10 बरस के बाद हमको भी 10 बरस लगा है। 10 बरस बस इतना है कि 10 बरस में जितने वर्किंग डे, जितने वर्किंग आवर होते हैं, वो आपने उतना मैंने 3 बरस में लगाया है। कोई छुट्टी नहीं ली है, घर नहीं गए हैं, संडे नहीं मनाया है, होली दशहरा नहीं मनाया है, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़कर 3 बरस रात दिन 24 घंटा यही कर रहे हैं। आपने नारा दिया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो अब नीतीश कुमार का आपको फ्यूचर क्या दिखता है? आपकी क्या प्लान है? दो सवाल है कि कई बार लोग जेन्युइन ये सवाल करते हैं कि जिस नीतीश कुमार की आपने मदद की थी उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और इसका मैं जवाब हमेशा देता हूं कि 2014 के नीतीश कुमार जिसकी मैंने मदद की थी और 2025 के नीतीश कुमार जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। नेता प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसके बारे में लोग एक तगमा देते थे सुशासन बाबू का, कि ये व्यक्ति है जो बिहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, कुछ सुधार होता दिखा भी था। जिस नीतीश कुमार का आज मैं विरोध कर रहा हूं उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि भैया लालू के राज से भी ज्यादा यहाँ अभी स्थिति खराब है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है। लालू के राज में जैसे अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। इस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूँ। नेता के तौर पर जिस नेता की मैंने मदद की थी वो व्यक्ति 2015 में चुनाव, 14 में चुनाव नहीं हारा था, उनका दल हारा था चुनाव लोकसभा में 2014 में, और उस व्यक्ति ने इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उसमें अभी राजनीतिक मर्यादा थोड़ी बची हुई थी। आज नीतीश कुमार जिसका मैं विरोध कर रहा हूं वो नेता है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में उसको 42 विधायक आए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगत लगाकर, कोई भी समझौता करके, किसी भी तरह, चाहे राजद के साथ, भाजपा के साथ, किसी भी तरह वो आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसकी अभी मानवीय संवेदना मरी नहीं थी। हम लोग पढ़ते थे, सुने थे कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, गैसल पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई, 200 के करीब लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई 200 आदमी का मृत्यु हो गया, कैसे पद पे रहेंगे। उस नीतीश कुमार की मदद की थी मैंने। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ उसकी मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं। ये व्यक्ति, हम पूरे देश ने देखा कोविड में, पूरे विश्व में संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के लोगों पर आया, लाखों लोग पैदल चल के घर आए, इतने कष्ट में कोई पहुंचा, कोई नहीं पहुंच पाया, लोगों ने उनको शहरों से मार कर निकाल दिया, गाली देकर भगा दिया, कोई उनको खाने दे पूछने वाला नहीं था। उस परिस्थिति में ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। 1.5-2 महीने तक चीफ मिनिस्टर के बंगले में अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए छुपे रहे। उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ जो आज यहाँ पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जब मृत्यु होती है तो विधानसभा में पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि जो पिएगा वो मरेगा, उसका मदद क्यों करेंगे। तो इस आदमी का प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर, तीनों ही स्तर पर इतना पतन हो गया है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और अंतिम बात, जब लोग कहते हैं भाई पहले साथ दिया था, आज विरोध क्यों किया था, आप तो लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोकतंत्र को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचार पर, जिस नेता पर भी आपका भरोसा हो उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए, लेकिन वो भरोसा और वोट 5 साल के लिए है।
इसीलिए तो 5 वर्ष में चुनाव होता है। जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। नहीं तब तो एक बार आपने वोट दे दिया तो फिर 5 साल के बाद वोट देने की क्या जरूरत है? जीवन भर वही रहेगा आदमी। तो इस चुनाव का नहीं, संविधान और लोकतंत्र ये आपको सिखाता है कि जिस व्यक्ति और दल की आपने मदद की, अगर वो आपके विचारधारा, आपके अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिस मजबूती से आपने उसकी मदद की है, उससे ज़्यादा मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बिल्कुल। तो आप इस चुनाव में आपकी क्या भविष्यवाणी है कि नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, बीजेपी और नहीं, इस चुनाव की एनडीए? बात ही नहीं है। नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में हैं और नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात को तो मैं चाहिए लिख के दे दूं। वो तो बनेगा ही। किसी नहीं, नया मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब नीतीश कुमार ही बनेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। ओके। और उसके लिए आपको सेफोलॉजिस्ट नहीं होना है, उसके लिए आपको भविष्यवेत्ता नहीं होना है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? किसी का मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार नहीं होंगे। लोग ये भी कहते हैं कि आप जब जेडीयू में गए थे तो नीतीश कुमार भी आपको एक उत्तराधिकारी के तौर पे देखने लगे थे और अनाउंस किया था, और ढेर सारे जो जेडीयू के नेता हैं उनको लगा कि भाई हमारी बनी बनाई पार्टी को ये हाईजेक करके ले जाएगा, तो इसलिए नहीं, उस पार्टी में नीतीश कुमार के अलावा कुछ है ही नहीं। जब नीतीश कुमार के साथ ही जो बिहार में पत्रकारिता करते हैं लोग, उनको मालूम है, तो नीतीश कुमार के साथ उनके घर में रहता था, उन्होंने घोषित किया हुआ था। हमारा उनसे सीए एनआरसी को लेकर झगड़ा हुआ। सीए एनआरसी पर पार्टी में ये तय हुआ था कि हम लोग उसके विरोध में वोट देंगे, हम लोग उसका साथ नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी, जब ये बिल आया संसद में तो मैं पटना में नहीं था, नीतीश भी कहीं दौरे पर थे, और पार्टी ने उसके पक्ष में वोट दिया। मैं वापस आया और मैंने नीतीश जी को कन्फ्रंट किया कि भाई जब पार्टी में ये तय हुआ था कि नहीं वोट देना है, तो फिर वोट क्यों दे दिया हम लोगों ने? तो नीतीश जी ने ये कहा कि अरे वो तो वहाँ पर वोट पड़ गया, हमको पता ही नहीं चला। आप बाहर जाकर ये कह दीजिए कि बिहार में हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, मैं किसी का पपेट नहीं हूँ। मेरा जो स्वभाव है, अच्छा है खराब है, हम रबर स्टैम्प बन के नहीं रह सकते हैं। मुझे लगा कि ये आदमी तो बिल्कुल ना हम लोगों का है, ना किसी दूसरे का, ना ये भाजपा का है, ना ये सेकुलर है, ना गांधी का है, ना गांधी के साथ है, ना गोडसे के साथ है, किसी के साथ ये आदमी नहीं है। मतलब आप पार्टी में कह रहे हैं कि सीए एनआरसी का विरोध करना है, संसद में जाकर उसके पक्ष में वोट दे रहे हैं, और फिर हमको कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दीजिए कि बिहार में लागू नहीं करने देंगे। मतलब सबको साधने की जो कोशिश, यही काम अभी देखिए वक्त में ये आदमी ने फिर किया। तो हमारा विरोध हुआ और हम चुप रहने वाले हैं नहीं, उन्होंने हटा दिया तो हटा दिया। नीतीश कुमार ने हमको थोड़ी ना बनाया है। नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि हम दल से इनको हटा देंगे तो प्रशांत किशोर का खत्म हो जाएगा। अरे भाई, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा, हमने कंधा लगाया है। प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर बनाने में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। हम उनके बनाए हुए राज्यसभा के सांसद थोड़े ना कि हमको हटा देंगे तो हमारा पहचान खत्म हो जाएगा। मैं जो भी हूँ, छोटा हूँ बड़ा हूँ, मैं अपनी ताकत से हूँ, अपने प्रयास से हूँ, अपने बुद्धि, अपने शक्ति से हूँ, अपने पराक्रम से हूँ। नीतीश कुमार या फॉर दैट मैटर किसी का दिया हुआ मेरा कोई हमको दान में नहीं दिया है। हमने पिछले 10 साल 12 साल पूरे देश में जो काम किया है, मेहनत करी है, उसी से मेरा काम ही मेरा पहचान है। मेरे बाबूजी का नाम नहीं है, मेरे जाति के आधार पर नहीं है। और नीतीश कुमार कोई हमको मुफ्त में नहीं बना रहे थे। उनको हमने बिहार तब जीतने में मदद करी थी जब नीतीश कुमार का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं था। पद छोड़कर चले गए थे, पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, मांझी जी के साथ उनके पूरा आधा से ज़्यादा कैबिनेट चला गया था। नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं था, तब प्रशांत किशोर ने उनको खड़ा करने में अपना कंधा लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नीतीश को बनाया, लेकिन उनके जब सबसे कठिन समय चल रहे थे राजनीति के, तब प्रशांत किशोर ने उनको खड़ा किया वहाँ से, और फिर वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया। देश के स्तर पर नीतीश कुमार का 2015 में जो वर्चस्व बना था बिहार जीतने के बाद, आप लोग खुद पत्रकार हैं, वो करिश्मा फिर नहीं पैदा कर पाए। तो हमने उनको बनाने में कंधा लगाया था, हमको कोई एहसान थोड़ी ना किए थे। वो तो अपने हक में कि भाई ये लड़का रहेगा तो हमारा ताकत हमारी बनी रहेगी, लेकिन हम उनके दल में अब उन बेसिक चीज़ों पर समझौता करके नहीं रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर का। उन्होंने ढेर सारे सवालों के जवाब दिए और किस तरह से जनसुराज एक बिहार में एक सशक्त अपनी प्रेजेंस बनाने जा रहा है, उनका दावा है, उनका विश्वास है, और एक नए मुहावरे के साथ प्रशांत किशोर बिहार में डटे हुए हैं।